दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो पर निकल जाएं, चुनाव का मौका हो और बीजेपी ना जीत पाए, ऐसा तो होता नहीं है। और बीजेपी के किसी भी नेता से बात कर लीजिए, वो बार बार यही कहता है, आपको याद नहीं है बनारस की गलियों में क्या कुछ हुआ और उसके बाद बीजेपी ने कितनी बम्पर जीत हासिल की। और फिर गुजरात को ही याद रखिए, वो तो हाल की घटना है। वहां पर भी तो रोड शो करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले थे और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी तो दूर की चीज है, पिछली बार की तुलना में इस बार जीत कहीं बड़ी हो गई। वजह एक ही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो पर निकल आए थे और जब वो रोड शो पर निकलते हैं तो सब कुछ उनके अनुकूल हो जाता है और बीजेपी को बम्पर जीत मिल जाती है। तो क्या कर्नाटक में भी यही होने वाला है या कर्नाटक के भीतर कोई घबराहट है? क्योंकि बेंगलोर शहर में आज 26 किलोमीटर और उसके दायरे में आने वाले 13 विधानसभा क्षेत्र और कल तकरीबन 10.5 किलोमीटर और उसके दायरे में आने वाले तकरीबन 8 विधानसभा क्षेत्र। और इससे पहले 29 अप्रैल को भी इसी शहर में रोड शो कर चुके हैं, उसके दायरे में आने वाले 7 विधानसभा क्षेत्र, यानी जोड़िएगा तो 28 विधानसभा क्षेत्र। बेंगलोर अर्बन की यही पहचान है। तो क्या सभी 28 सीटों पर बीजेपी जीत जाएगी या इस बार कहीं खेल उल्टा तो नहीं है, या बहुत बड़ा रिस्क प्रधानमंत्री ने अपने चेहरे और अपने दाव और अपने प्रचार के तौर तरीके को लेकर उठा तो नहीं लिया है? क्योंकि बेंगलोर ही नहीं बल्कि समूचे कर्नाटक के भीतर एक शोर उस रेट लिस्ट का है जिसके दायरे में मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी रेट लिखा हुआ है, जिसके दायरे में हर उस संस्थान के भीतर ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कोई नियुक्ति अगर कहीं होनी है तो उसके रेट लिस्ट का भी जिक्र है। और इस बात का भी जिक्र है कि दरअसल ये सारी चीजें अगर कमीशन के तौर पर हो रही थी तो पैसा बेंगलोर में नहीं रुकता था, यह दिल्ली चला जाता था और दिल्ली से आकर बेंगलोर शहर में राजनीतिक तौर पर चुनाव के प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी का यह दाव क्या बीजेपी को जीत दिला देगा? असल सवाल यहीं पर आके अटक चुका है। और कर्नाटक की राजनीतिक जमी को अगर इस दौर में समझे तो गांव गांव तक अगर रेट लिस्ट का जिक्र होने लगा है कि कुछ भी काम कराना हो तो आपको पैसा देना पड़े, तो ऐसे में जो जो मुद्दे उभर कर आए, वो मुद्दे हो सकते हैं आपके जहन में हिंदू मुस्लिम को लेकर हो, वो मुद्दे आपके जहन में कॉमन सिविल कोड को लेकर हो सकते हैं, और वह मुद्दे चाहे परिवारवाद का जिक्र हो, चाहे कांग्रेस की विरासत का जिक्र हो, और तो और इस दौर में बजरंग दल का भी जिक्र क्यों ना करें। लेकिन गांव वालों की जुबान पर एक ही शब्द है, वाकई करप्शन बहुत है। और अब जब रेट लिस्ट तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर विज्ञापन के तौर पर समूचे कर्नाटक में छपने लगी है तो लोग पढ़ने लगे हैं और पढ़ते हुए जानने लगे हैं कि इससे पहले इस तरीके की चुनौती तो दी नहीं गई थी। तो क्या जो दाव प्रधानमंत्री ने रोड शो के जरिए खेला है और जितनी फूलों की पंखुड़ियां लगातार उनकी यात्रा के हर कदम दर कदम पर बिखरती चली जा रही है, सड़क दर सड़क एकदम पीले रंग के फूलों की पंखुड़ियां से बिछ गई, तो क्या यह सब कुछ सामान्य स्थिति है या फिर फूलों की पंखुड़ियों तले उन तमाम मुद्दों को दबाने की कोशिश है जिससे एंटी इनकम्बेंसी काम ना करे? क्या स्थिति है और उसके भीतर का सच क्या है? हमें लगता है आज एक एक पन्ने खोलने की जरूरत है, तब समझ पाएंगे कि दरअसल बहुत कम दिन वक्त बचा है, जिसके बाद वोटिंग होनी है। 10 तारीख को ही तो वोटिंग होनी है और आज और कल प्रधानमंत्री बेंगलोर शहर में है। लेकिन आज जब वह रोड शो पर निकले, वह किस रूप में और किस भव्यता के साथ था, जरा एक नजर इस पर भी डाल लीजिए।
कर्नाटक की सड़कों पर या कहें बेंगलोर की सड़कों पर यह ना तो पहला रोड शो है और ना ही आखिरी रोड शो है। रोड शो कल भी होना है और कर्नाटक के भीतर तकरीबन 14 रोड शो प्रधानमंत्री कर चुके हैं और कल 15वां रोड शो होगा। इससे पहले 29 और 30 अप्रैल को हुआ, उसके बाद 2, 3, 5 मई को भी हुआ और आज 6 तारीख है और कल 7 तारीख है, तो रोड शो कल भी होगा। लेकिन यह बेंगलोर शहर है, पढ़े लिखे लोगों का शहर है, बड़ी तादाद में इस देश की इकोनॉमी में योगदान देने वाला शहर है और इस शहर के भीतर करप्शन को किस रूप में बर्दाश्त किया जाता है या नहीं किया जाता है, खास तौर से तब जब रेट लिस्ट छापने की स्थिति में कांग्रेस आ गई और रेट लिस्ट के दायरे में हर वो संस्थान आ गया। मसलन इस फेरिस्त को अगर समझना शुरू करें तो वह पुलिस हो, वह यूनिवर्सिटी हो, वह इंजीनियर हो, वो कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड हो, वह फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी हो, वो बेंगलोर डेवलपमेंट कमीशन हो, वो बेंगलोर मिल्क यूनियन लिमिटेड हो, यहां तक कि कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका भी जिक्र कर लीजिए। हर जगह अगर कमीशन लेकर नियुक्ति और ट्रांसफर हो रही है तो इस प्रक्रिया के भीतर और उसकी रकम अगर अखबारों के पन्नों पर छपते हुए निकलकर लोगों के जहन में रेंगने लगी है तो एक सवाल हर कोई पूछ जरूर रहा है कि दरअसल इस कमीशन का मतलब क्या डबल इंजन की सरकार है? जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल कर्नाटक के चुनाव के भीतर प्रधानमंत्री ने ही खुद को चेहरा क्यों बनाया और इस रेट लिस्ट ने कैसे खुद को चेहरा बनाकर प्रधानमंत्री के रोड शो को धूमिल क्यों कर दिया। यही वो रेट लिस्ट है। मुख्यमंत्री पद के लिए भी 2,500 करोड़, मंत्री पद के लिए भी 500 करोड़ और पुलिस में एसपी की नियुक्ति, पीएसआई की नियुक्ति, कांस्टेबल पद पर नियुक्ति, तहसीलदार पद पर नियुक्ति, सबके लिए कुछ देना है। एसपी के लिए 15 करोड़ तक देना है और कांस्टेबल के लिए 10 लाख तक देना है और यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबकी कीमत, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर, सबकी कीमत। और कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की भर्ती हो या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती हो, हर भर्ती में पैसा देना है, यहां तक कि बेंगलोर डेवलपमेंट कमीशन में भी पैसा और कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर भी पैसा। तो 4 बरस का यह पूरा कच्चा चिट्ठा हर पद के साथ निकाला गया और बताया गया तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम इस दौर में कमीशन के तौर पर सरकार ने हड़प ली। सवाल यही है कि यह रेट लिस्ट अब सार्वजनिक है। और एक दूसरा विज्ञापन देखिए, यह वहां पर हिंदू ने छापा है जिसमें बताया गया कि किस किस अखबार ने किस किस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार और स्कैम की खबर छापी। चाहे वो कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हो 40% कट देना पड़ता है, या बीजेपी के करप्शन को लेकर वहां पर लोकायुक्त कह रहे हो कि बीजेपी एमएलए और उनके बेटे से 8 करोड़ जब्त कर लिए, या फिर 13,000 स्कूलों का जो आरोप हो, इसकी भी एक पूरी लंबी फहरिस्त है किस तरीके से लूट है और लूट दर लूट है। दरअसल यह रेट लिस्ट सिर्फ भ्रष्टाचार का प्रतीक भर नहीं है, यह तो गवर्नेंस का प्रतीक है, यह पॉलिसी पैरालाइसिस का प्रतीक है। यह कर्नाटक के भीतर कैसे 4 बरस सरकार चल रही थी जहां रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं थी, जो रिक्त पद सरकार के हाथ में थे उन रिक्त पदों को नहीं भर पा रही थी और जो भर भी पा रही थी उसमें पैसा लिया जा रहा था और हर तरफ या कहें हर पोस्ट के लिए अगर पैसा लिया जा रहा था, जो कि इस रेट लिस्ट में जिक्र है, तो ऐसे में जनता के सामने एक झटके में कर्नाटक के भीतर कई सवाल जरूर हैं। खास तौर से बेंगलोर का जिक्र करना चाहिए क्योंकि बेंगलोर में प्रधानमंत्री का रोड शो है और बेंगलोर के भीतर भी यह सवाल है कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में जवान शहीद हो रहे हैं, जिस वक्त मणिपुर जल रहा है और वहां पर जो जानकारी आ रही है वो बड़ी तादाद में लोगों की मौत की जानकारी है और तकरीबन 11 से 13,000 लोग कैसे बेघर हो गए इसकी जानकारी है। लेकिन गृह मंत्री भी कर्नाटक में रैली दर रैली और रोड शो कर रहे हैं और तो और दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे हैं लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। राजनीतिक तौर पर यह जागरूकता क्या वोट बैंक को बदल सकती है, एक नई हवा बहा सकती है? यह सवाल किसी भी जहन में होगा।
लेकिन प्रधानमंत्री की अपनी स्ट्रेटजी है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि बेंगलोर की 28 सीटों में 11 सीट पर ही बीजेपी जीत पाई थी, लेकिन 15 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर थी। तो क्यों नहीं उन 15 सीटों को बीजेपी के खाते में जोड़ा जाए। और दूसरी तरफ बीजेपी जहां पर हारी थी उसमें 4 सीट ऐसी है जो कि 10,000 से भी कम वोट से हारी थी। उसमें एक अनेकल है जो सुरक्षित सीट है, वहां पर 8,600 वोट से हारी थी। जयनगर में 2,889 वोट से हारी थी। विजयनगर में 2,775 वोट से हारी थी। और बायता रानापुरा में 5,671 वोट से हारी थी। तो यह भी जगह भी बीजेपी जीत सकती है। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि 2 सीट बीजेपी की ऐसी भी है जहां वो खुद राजाजी नगर में 9,453 वोट से जीती और चिकपेट में 7,934 वोट से जीती, यानी 10,000 से कम से वोट से जीती। लेकिन बेंगलोर का सच ये नहीं है। बेंगलुरु का सच कुछ और है। बेंगलुरु के बारे में वहां के एक पत्रकार है रंगा, जो वहां पर पब्लिक टीवी चलाते हैं। उनका कहना है कि दरअसल कर्नाटक के भीतर बेंगलोर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह है, जिसका अपना सिलेबस होता है। उस सिलेबस में अपने क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन का जो समाधान हो या जो उत्तर हो वह भी बेंगलोर के लोग खुद तय करते हैं। लेकिन इसके साथ एक नायाब चीज वहां के पत्रकार और खुद रंगा भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल जेडीएस इस चुनाव में हो सकता है कोलैप्स कर जाए। और जेडीएस के कोलैप्स करने का मतलब है कि एक झटके में उसका लाभ कांग्रेस को मिल जाएगा और कांग्रेस वहां पर अपनी जीत सुनिश्चित कर लेगी। लेकिन इसके बाद एक सवाल उससे बड़ा है, और यह सवाल पहली बार इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि जिन जगहों पर प्रधानमंत्री गए हैं, जहां पर उन्होंने रैलियां की, जहां रोड शो किया, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं, जो रैलियां कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ को ले जाया गया है, अगर उन मुद्दों की फहरिस्त को आप टटोलना शुरू करें तो गाली का जिक्र था, केरल का जिक्र था, कॉमन सिविल कोड का जिक्र था, हिंदू मुस्लिम का जिक्र था, परिवारवाद का जिक्र था, गांधी परिवार का जिक्र था, 85% राजीव गांधी के दौर के कमीशन का जिक्र था और बजरंग दल का जिक्र हुआ। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक झटके में आप जब करप्शन को लेकर आते हैं और करप्शन के साथ सत्ता के मौजूदा वक्त के उस गवर्नेंस को लाकर भी खड़ा करते हैं, तो दूसरा सवाल यह उठता है कि पूरी की पूरी सरकार अगर दिल्ली से चलकर कर्नाटक में प्रचार कर रही है तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब येदियुरप्पा का कोई महत्व नहीं, वो तो पहले भी हटा दिए गए, लेकिन अब बोम्मई का भी कोई महत्व नहीं। और प्रधानमंत्री ने रिस्क लेकर अपना ही चेहरा आगे कर दिया है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि कर्नाटक नहीं तो इसके बाद सीढ़ियां बन जाएंगी, जहां पर एक के बाद एक दूसरे राज्य समेटे जाने लगेंगे। एक झटके में कांग्रेस की जीत समूचे विपक्ष को गोलबंद कर देगी और कांग्रेस हो सकता है अगुवाई करने की दिशा में बढ़ जाए। और उसके बाद अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस से ही बीजेपी को टकराना है, तो वहां पर मुश्किल और बढ़ जाएगी। तब ना रोड शो काम आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा रोड शो किए नहीं जा सकते हैं जो कर्नाटक में किए गए। यानी रोड शो का मतलब होता है हम दिखाने आए हैं उस चकाचौंध को जहां हम संवाद आपसे नहीं बना पाते हैं। यानी भाषा कहीं अंतर आती है और कहीं क्षेत्रीयता अंतर आती है और वहां के सामाजिक सांस्कृतिक माहौल में एक अंतर नजर आता है। लेकिन बावजूद इसके अपने बूते अपने तरीके से कर्नाटक की सरकार अगर चलाएंगे और यह मैसेज दे दिया गया, और इस रोड शो के भीतर में जिस तरीके से अपने साथ जिन नेताओं को गाड़ी पर बैठाया गया, उनकी राजनीतिक जमी कुछ भी नहीं है, वो तुरंत जीते हुए हैं और सोशल मीडिया से निकले हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर प्रधानमंत्री इस दाव को कर्नाटक और बेंगलुरु शहर में खेल रहे हैं, तो इसके ठीक समानांतर उन 150 सीटों का सोचिए जो कर्नाटक के रूरल इलाके में आते हैं, ग्रामीण इलाकों में आते हैं। और ग्रामीण इलाकों के भीतर जो संवाद है वो 3 मुद्दे पर संवाद बड़ा हो रहा है। पहला, कैंडिडेट के आश्रय चीजें चल रही हैं, दूसरा कास्ट के आश्रय चल रही है, और तीसरा करप्शन और उस गवर्नेंस के आश्रय चल रही है, जहां पर चुनाव जिताने के लिए दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष लगातार डेरा डाले हुए हैं और इस साल के जनवरी से ही उनकी आवाजाही लगातार जारी है।
तो क्या इस तरह के जो 14 रोड शो हो गए, उन रोड शो ने वहां पर बीजेपी के अनुकूल वातावरण बना दिया, या फिर जिस रास्ते प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए निकल पड़ते हैं अब उनके पास दोबारा वापस लौटने की स्थिति नहीं है? क्योंकि यह भी पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस ने सब कुछ अपना जी जान झोंक दिया है। सोनिया गांधी तक चुनाव प्रचार में पहुंच गई और वो किस सीट पर पहुंची? वह हुबली धारवाड़ की उस सीट पर जहां पर आरएसएस और बीजेपी में रहे जगदीश शेट्टार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वहां पर पहले राहुल ने मुलाकात की, रैली की। आज सोनिया गांधी पहुंची, प्रियंका गांधी लगातार वहां पर घूम रही है। यानी गांधी परिवार और उसके साथ वहां की जो क्षेत्रीय नेताओं की कतार है और उसके अलावे जो भी स्टार प्रचारक होते हैं उनकी मौजूदगी। यानी कर्नाटक एक लिहाज से एक ऐसे टेस्ट है जिसमें कांग्रेस बचेगी या नहीं बचेगी और उसकी समूची राजनीति और रणनीति जो 2024 तक है उसका असल परीक्षण कर्नाटक में है। और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पूरी छवि है चुनाव जिताने की और उसमें जो रोड शो मायने रखता है वह भी संयोग से कर्नाटक में एसिड टेस्ट के तौर पर सामने उभर कर आने लगा है। 3 सवाल। क्या यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक ऐसी जीत लेकर आएगा जहां पर उनका कद इतना बड़ा हो चुका होगा कि दिल्ली में उनकी तूती के सामने कोई नेता अभी भी टिकता नहीं है, लेकिन टिकट काटने और बांटने की स्थिति में वह हमेशा आ जाएंगे। जब उन्होंने येदियुरप्पा की फिक्र नहीं की, जगदीश शेट्टार की फिक्र नहीं की, सावधी की फिक्र नहीं की, तो किसकी फिक्र करें? किसी की नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है, अगर ये हारते हैं तो क्या ये एक ऐसा चुनाव साबित होगा जो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़े हुए कद को छोटा दर छोटा नहीं बल्कि पार्टी के भीतर से उठते सवालों के बीच और क्षेत्रीय नेताओं की अनुगुंज लगातार प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में बीजेपी के दायरे में ही खड़ा कर देगी? यह भी एक सवाल है। और इसके साथ सवाल कर्नाटक में उस आरएसएस का भी जुड़ा है जो नाराज तो उस वक्त से थी जब बसवराज बोम्मई को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनसे पूछा नहीं गया। तो क्या वह भी इंतजार कर रही है? तो क्या बीजेपी के भीतर एक बड़ा तबका इंतजार कर रहा है इस चुनाव परिणाम का जहां पर वह अपने अस्तित्व को देख रहा है? और दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर यह जोश है कि दरअसल जिस वक्त पिछले चुनाव में जब पूरी तरीके से बीजेपी की तूती बोल रही थी और वहां पर कहा गया कि कांग्रेस अहंकार का शिकार हो गई क्योंकि कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, उस वक्त भी बीजेपी अपने तौर पर सत्ता में नहीं आ पाई थी। 104 सीट ही मिली थी, जोड़ तोड़ और ऑपरेशन लोटस के जरिए बना लिया था। तो इस वक्त तो स्थिति अनुकूल कांग्रेस के है, तो ऐसे में बीजेपी कहां जीतेगी? और यहीं से वो रणनीति क्या तय होगी जो शायद राष्ट्रीय तौर पर गूंजने लगे और समूचे देश के अलग अलग छत्रपों को प्रभावित करने लगे? यह भी सवाल है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी घंटों तक जो लगातार आप देख रहे हैं गाड़ी पर सवार होकर हाथ हिलाते हुए उनका चलना, और दूसरी तरफ कांग्रेस का वहां के क्षेत्रीय अखबारों में भी इस करप्ट स्थिति को विज्ञापन के तौर पर देना, यहां पर एक सवाल और हो सकता है। नॉर्थ इंडिया में यानी दिल्ली और बाकी के उत्तर भारत में क्या मीडिया इस तरह के विपक्ष के विज्ञापन को पहले पेज पे छापता जैसे द हिंदू ने छापा या वहां के किसी भी अखबार ने छापा जो क्षेत्रीय अखबार है, जहां पर सीधे सीधे कटघरे में कोई दूसरा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की मौजूदा कर्नाटक सरकार को भ्रष्ट आचरण के साथ करप्शन में के दलदल में डूबे हुए बताया गया है? क्या यह संभव है? यानी वहां का मीडिया दिल्ली के साथ संपर्क में नहीं है और वहां का मीडिया अभी भी स्वच्छंद है, तो वह स्वच्छंदता के साथ जिन बातों का जिक्र कर रहा है उसमें बीजेपी मिसमैच कर रही है। तो क्या यह झटका प्रधानमंत्री मोदी का है जो मीडिया के जरिए दिल्ली की सियासत में लगातार छौंक लगाते रहते हैं और मीडिया कुछ भी नहीं कहता है, वो खामोशी के साथ ढोल बजाता चलता है? तो क्या यह स्थिति कर्नाटक में नहीं है? और अगर यह स्थिति उलट रही है और अगर यह स्थिति ऐसी आ रही है तो दोबारा इन परिस्थिति में आइए कि दरअसल 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है। पहली बात, जो छोटे छोटे दल जैसे आम आदमी पार्टी 123 सीटों पर लड़ रही है,
बहुजन समाज पार्टी 137 सीटों पर लड़ रही है। वहाँ की जो कल्याण राज्य प्रगति पक्ष है जो लगभग 50 सीटों पर लड़ रही है, बेल्लारी के जी जनार्दन रेड्डी हैं, उनकी पार्टी है, उन्होंने पार्टी खरीद कर ली है। वहाँ के जो लेफ्ट पार्टी है उसका भी है। कर्नाटक राष्ट्र समिति भी चुनाव लड़ रही है। उत्तम प्रज्ञा पार्टी वह भी चुनाव लड़ रही है। ये छोटे छोटे राजनीतिक दल, ध्यान दीजिए, तो उत्तर प्रदेश के बाद से और फिर गुजरात के चुनाव में और अब कर्नाटक के चुनाव में एक झटके में पहली बार ना चाहते हुए भी डायरेक्ट फाइट की स्थिति में लगातार हर राज्य के चुनाव आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ जो ताकतवर है वो खड़ा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ, कहीं वो नजर ही नहीं आई, एक सीट भी नहीं जीत पाई। और दूसरी तरफ गुजरात में आइएगा तो वहां पर भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कोई मायने नहीं रखी, किसी को सीट नहीं मिली। और अब कर्नाटक की स्थिति है तो ये छोटे राजनीतिक दलों की जो मनस्थिति और जो परिस्थिति है उसका भी एक टेस्ट कर्नाटक इलेक्शन में होने वाला है, तो होने वाला है। अब यहां पर जो सवाल सबसे बड़ा यह भी है, क्योंकि वो लगातार घूम रहे हैं बेंगलोर शहर में, और वहां पर यह सवाल है कि राजौरी में 5 जवान शहीद हो गए। ठीक उसी जगह पे 20 अप्रैल को भी 5 जवान शहीद हुए थे। किस तरीके से हम लोग इंटरनली चीज़ों को देख रहे हैं या टेररिज्म को लेकर देख रहे हैं, जब बड़ी बड़ी बातों का जिक्र हो रहा है केरल को लेकर, लेकिन यहां पर हम नकेल कस पाने की स्थिति में नहीं और केरल का जिक्र और टेररिज्म का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी बात, मणिपुर में जो हो रहा है और वहां पर जिस तरीके से 11,000 लोग राहत कैंप यानी बेघर की स्थिति में है, 1,000 से ज़्यादा लोगों को असम भेजा गया, 2,000 से ज़्यादा लोगों को इम्फाल भेजा गया, चूरा चांदपुर में लगभग 5,000 लोग हैं, बड़ी तादाद में मौत की जानकारी आ रही है, अपुष्ट जानकारी में 50 से ज़्यादा मौतों का जिक्र हो रहा है। ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि एक झटके में दिल्ली की राजनीतिक सत्ता का भी चुनावी परीक्षण कर्नाटक में इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्नाटक में कोई चेहरा नहीं है, कोई छत्रप नहीं है, बीजेपी का कोई नेता नहीं है। येदियुरप्पा थे तो दरकिनार हैं, शेट्टार थे तो वो पार्टी छोड़ चुके हैं, और लगभग नई तरीके से चीजों को क्रिएट किया गया नए नए लोगों को टिकट देकर। एक आखिरी बात जो बीजेपी अपने तौर पर मान रही है, समझ रही है, उसका यह मानना है कि दरअसल जितनी बड़ी तादाद में उन्होंने नए लोगों को टिकट दिया है तो कैंडिडेट और कास्ट के हिसाब से ही पूरी वोटिंग होगी। और यह जो करप्शन का एस्पेक्ट है तो हमने 85% का जिक्र करके उस करप्शन के पूरे मुद्दे को डिफ्यूज कर दिया गया। और दूसरी तरफ जो मोदी अपना रोड शो कर रहे हैं उसके काउंटर में कांग्रेस लगातार बता रही है, कोई बताए तो कितने लाख रुपए के फूल आए, और वह फूल लाए गए कहां कहां से, तमिलनाडु से लाए गए, केरल से लाए गए, कर्नाटक के हर प्रांत से आए, यहां तक कि महाराष्ट्र से भी उन फूलों को लाया गया जो प्रधानमंत्री के रोड शो में चकाचौंध को बिखेरते चले और बताते चले कि देखिए किस तरीके से फूलों की कारपेट बिछी हुई है, कालीन फूलों की है। तो क्या इस देश की इस मनस्थिति और कर्नाटक के अपने भीतर की, जहां 1.25 करोड़ के लगभग बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनके जहन में कौन सा सवाल होगा? तो आखिर के लोकल तौर पर 3 सवाल। क्या हर वोट की कीमत 5,000 लगाई जा चुकी है? क्या कॉरपोरेशन जो बेंगलोर शहर में वह भी मान चुका है कि दरअसल अब मदद कांग्रेस की करनी चाहिए, बीजेपी के दौर में कुछ भी काम नहीं हुआ या कमीशन देना पड़ा? और तीसरी मनस्थिति है कि वाकई क्या जाति और उम्मीदवार ही मायने रख रहे हैं जिस आश्रय बीजेपी बैठी हुई है? इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द सामूची प्रक्रिया लगातार चल रही है। सवाल सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री का चेहरा और उनका रोड शो दांव पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।